मिला करते हैं। सवाल। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 7 मार्क्स का, यानी कि 15 मिनट का, लेकिन हमें इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सवाल कहता है ट्विंकल कंपनी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू अचीव a sales of rupees 120 million during the current year। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ट्विंकल लिमिटेड कोई कंपनी है और वो इस साल एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी जो सेल्स होगी ना वो 120 मिलियन होगी। ट्विंकल कंपनी लिमिटेड is expected to achieve a sale of rupees 120 million during the current year. The contribution margin is expected to be 20%, whereas the margin of safety is estimated at 25%. अच्छा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि CS रेशो 20% होना, और CS रेशो 20% होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी कोई चीज़ 100 रुपये में बेचती है तो 80 रुपये इसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और 20 रुपये इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। और अगर ये कंपनी कोई चीज़ 200 रुपये में बेचती है तो 160 यानी कि 80% इसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और 20% यानी कि 40 इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। तो CS रेशियो आपको क्या बताता है? CS रेशियो 20% ये बताता है कि सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंट आपकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है। तो सवाल में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 120 मिलियन रुपए की सेल्स होगी। द ट्विंकल कंपनी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल्स ऑफ रुपीज 120 मिलियन ड्यूरिंग द करंट ईयर। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% होगा। वेयर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एस्टिमेटेड एट 25%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 25% होगा। अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का तरीका है एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। सर इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझा दें, सवाल से हटकर कोई एग्जांपल दे दें ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, थोड़ा इसको फर्दर जो है वो समझ लें और फिर सर आप सवाल पर चलें। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा गौर से प्यारे बच्चों, ज़रा गौर से देखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एज्यूम करो एक कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बेचती है जिसकी सेलिंग प्राइस है 45, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है 25, जिसकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो है 100 रुपये, और कंपनी का जो एक्चुअल यूनिट्स है, जो कंपनी यूनिट्स बेच रही है ना, वो बेच रही है लेट से, एक मिनट दीजिएगा सर, मैं चेक करूं कि क्या अप्रोप्रिएट होगा। 15 यूनिट्स, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाया जाएगा तो 45 रुपए वाले अगर कंपनी 15 यूनिट्स बेचती है, 675 का इसका सेल्स रेवेन्यू होगा। अच्छा, कंपनी एक यूनिट 25 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो 15 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 375 होगी, और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 675 माइनस 375 यानी कि 300 होगी, और फिक्स कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये होगा। ये बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। अच्छा, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितने यूनिट्स पर होगा? अगर सेलिंग प्राइस 45 है, अगर सेलिंग प्राइस 45 है तो, और वेरिएबल कॉस्ट 25 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस यानी कि 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 25, 20 रुपये आता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे आता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सर आता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 5 यूनिट्स आता है। यानी कि
इस एग्जाम्पल में कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स 15 हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स 5 हैं। 5 यूनिट्स पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए 225। 5 यूनिट्स पर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए 125। 5 यूनिट्स पर कंपनी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 100 रुपये। फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए 100 रुपये। और प्रॉफिट होना चाहिए 0। अगर कोई बोलता कि सर ये जो एग्जाम्पल आपने करी है, इस एग्जाम्पल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होता? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए ना, आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, ये तरीका अप्लाई करते। और जब आप ये तरीका अप्लाई करते, यानी कि एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इनटू 100, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 66.67% आ रहा होता। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 66.67% आ रहा होता। क्या ये बात सबको समझ में आती है? 225 कैसे आया बेटा? 5 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 45 है, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स। एक यूनिट जो है वो 45 रुपए का बेचते हो, तो 5 यूनिट्स कितने के बेचोगे? 225 रुपए के बेचोगे ना। मैंने एक तो एक्चुअल यूनिट्स यानी कि कंपनी जितने यूनिट्स बेच रही है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और एक ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 66.67% आता। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 66.67% आता। और सर इसका क्या मतलब होता? इसका ये मतलब होता कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 5 यूनिट्स पर है, या 225 के सेल्स रेवेन्यू पर है। और मेरी जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो ये है कि 15 यूनिट पर या 675 रुपये के सेल्स रेवेन्यू पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। यानी कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट से 10 यूनिट्स आगे हूँ, या मैं ब्रेक इवन पॉइंट से जो है वो 450 रुपये आगे हूँ। ठीक है। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि देखिए, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%। सही है। अगर मैं इसको रीशफल करूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू। जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो डिनोमिनेटर में आपके पास सेल्स रेवेन्यू था, जो डिनोमिनेटर में आपके पास सेल्स रेवेन्यू था वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई होगा। फिर एक और काम करते हैं, ये जो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू सीधे हाथ पर है इसको भी उल्टे हाथ पर ले आते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू माइनस का ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू। फिर मैथमेटिकली ये चीज़ जो माइनस वाली है ये लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू। और जो जो चीज़ें लेफ्ट साइड पर है उनको हम राइट साइड पर ले आते हैं, तो ये माइनस का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू वहां पर जाकर प्लस का बन जाएगा। और साथ में ये हो जाएगा माइनस का एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। और फिर हम एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स रेवेन्यू है, अगर यहाँ से एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कॉमन लें, तो वो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के बराबर होता है। ठीक है जी। ये एक फॉर्मूला भी आप ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स रेवेन्यू का डिराइव कर सकते हो।
कि अगर आपको एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, उस एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से चीज़ें हाईलाइट करवाता हूँ। देखिए, इस सवाल के पहले पैराग्राफ में कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है 20%। उसका ये मतलब है कि अगर कंपनी जो है वो 100 रुपए की कोई चीज़ बेचती है तो 80 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होती है, 20 रुपए कंट्रीब्यूशन। या अगर 200 रुपए की कोई चीज़ बेचती है तो 200 का 80% यानी कि 160 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट होती है, और बाकी 20% यानी कि 40 रुपए कंट्रीब्यूशन होती है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% दिया हुआ है सवाल में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको हमने अभी एक एग्जांपल के जरिए समझा। हमने कहा कि एज्यूम करो कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 45 है। एज्यूम करो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 25 है, फिक्स कॉस्ट 100 है, और एक्चुअली आप 15 यूनिट्स बेच रहे हो। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 होगा और आपका ब्रेक इवन पॉइंट 5 यूनिट्स होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस किया, और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से 5 यूनिट्स निकाला। फिर मैंने कहा कि अगर कंपनी अभी 15 यूनिट्स बेचती है तो 15 × 45, 15 × 25 और 100। इस तरह से कंपनी का करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आएगा। सिंपली सेल्स रेवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस से 15 को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, और फिक्स कॉस्ट एज इट इज आ गई। कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 5 यूनिट्स पर है, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। 5 यूनिट्स अगर कंपनी 45 रुपए के हिसाब से बेचती तो 225 रुपए का सेल्स रेवेन्यू होता। 5 यूनिट्स के 25 रुपए के हिसाब से 125 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होती, तो 100 रुपए की हो जाती कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती तो जीरो बच जाता। फिर मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल का अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इंटू 100%, यानी कि वो 66.67% बनता है। फिर उसके बाद मैंने ये कह दिया कि भाई आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला होता है, और इससे आप एक और फॉर्मूला भी बना सकते हो कि अगर कभी किसी सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालना हो और आपके पास एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू हो, तो उसको आप 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। मैं जो शुरू के सवाल है उसमें कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो आई होप कि यहाँ तक कोई भी मसला नहीं है। काइंडली मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल देखी है। अच्छा, अब देखो ये जो हमने नया फॉर्मूला बनाया है, हमने ये जब नया फॉर्मूला बनाया है तो इस नए वाले फॉर्मूले में क्या है भाई। इस नए वाले फॉर्मूले के थ्रू कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालना होगा ना, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू को 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। हम इसको यहाँ पर ट्राई भी कर लेते हैं, हमारी एग्जाम्पल पे भी ट्राई कर लेते हैं। जो हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल बनाई है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि भाई आप ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालो, और एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ होता, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी दी हुई होती, तो आप 1 में से 66.67% माइनस कर कर उसको 675 से ज़रा मल्टीप्लाई करो। दिख रहा आपका आंसर जो है वो 225 रुपये ही आएगा। देख रहा आपका आंसर जो है वो 225 रुपये ही आएगा। इसका मतलब हाँ भाई सही है, सेट है, ये फॉर्मूला चल रहा है और ये फॉर्मूला सही है। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो, सेल्स रेवेन्यू जितने परसेंट से चेंज होता है ना, मिसाल के तौर पर 5 से 15 यूनिट्स पर गए, 5 से 15 यूनिट्स पर गए, 5 से 15 यूनिट्स पर गए, तो ये सेल्स रेवेन्यू 5 यूनिट्स का था। ये सेल्स रेवेन्यू 650, ये सेल्स रेवेन्यू 15 यूनिट्स का। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के साथ भी सेम सेम सुलूक होता है। यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट 125 रुपये कितने यूनिट्स की है सर, 5 की।
375 कितने यूनिट्स की है सर? 15 की। यानी कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स 5 से 15 पर जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 5 से 15 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर है सेल्स रेवेन्यू भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 225 5 यूनिट्स का होगा। 15 यूनिट्स के लिए जो है वो 675 15 यूनिट्स का। वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी सेम सलूक होगा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 125 5 यूनिट्स की थी, अब 15 यूनिट्स की कैलकुलेट करनी है, यानी कि 5 × 3 15 बनता है, तो 125 × 3 भी 375 बनेगा। और कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ चलती है। बात समझ रहे हो? अगर नंबर ऑफ यूनिट्स थ्राइस हो रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी थ्राइस होगी, सेल्स रेवेन्यू भी थ्राइस होगा, और कंट्रीब्यूशन भी थ्राइस होगी। इस चीज को समझ लो। ठीक है? सारी चीजें ये तीन चीजें एक साथ चलती हैं, इकट्ठा चलती हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यूनिट्स, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, अलबत्ता दूसरी चीजों के साथ ऐसा ही होता। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक और हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। वेरिएबल कॉस्ट अगर कभी आपको ढूंढनी हो, तो वो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज होगी। और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन ढूंढनी हो, तो वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज होगी। ये तीनों चीजें एक ही साथ चलती हैं। आप चाहें तो आप टेस्ट कर लें। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट देता है 375, और वो ये बोलता है कि जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो परसेंटेज है वो 66.67% है, तो आप अगर वन में से 66.67% को माइनस करते हो और फिर 375 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप 125 पर पहुंचोगे। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी हुई हो 300, ठीक है, आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी हुई हो 300, और कोई बोले कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो क्या करोगे? 1 - अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज दी हुई है, 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इस सवाल को करवाते करवाते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। देखो आपके पास जिस तरह से ये फॉर्मूला आपने बनाया, उसी तरह से ये वाला और ये वाला फॉर्मूला भी चलता है, क्योंकि तीनों चीजें एक ही सीक्वेंस में चेंज हो रही होती हैं। तीनों चीजें एक ही तरतीब में चेंज हो रही होती हैं। सही है सर, ये क्लियर है? सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सवाल में मुझे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी हुई होगी कंपनी की, अगर किसी सवाल में मुझे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी हुई होगी कंपनी की, और उसको मैं 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर किसी सवाल में मुझे कंपनी की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दी हुई होगी, और उसको मैं 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा? अगर मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा? सर, इस फॉर्मूले के हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, उस पर जितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है। ये एक बात याद रखना। ये वो रूल्स हैं जो इस सवाल से लिंक्ड है। ये वो रूल्स हैं जो इस सवाल से लिंक्ड हैं, जो मैं चाहता हूं कि मैं साथ साथ आपको बताऊं। सवाल करवाते करवाते एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपकी लर्निंग करवाऊं, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे। शुरू के 2 3 सवाल
कंट्रीब्यूशन के, ब्रेक इवन के, सीवीपी एनालिसिस के मुश्किल हो तो मुश्किल लगे, लेकिन जब आप कुछ चीज़ें समझ लोगे, 2-3 सवाल 1.5-2 घंटे में भी सॉल्व हो रहे होंगे, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, मसला नहीं है आपके कॉन्सेप्ट्स पर में। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए ये सारी कारनामे किए, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या क्या बराबर होता है एक दूसरे के, बताना जरा। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पर क्या हो? सर ब्रेक इवन पॉइंट पर जो है ना, पहली बात तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो जीरो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो प्रॉफिट होता है ना वो जीरो होता है। ये नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन होती है। सर दूसरी चीज, कंपनी के टोटल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू कंपनी की टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। आप देखिए ना यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 225 है, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट 125 है, और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 100 रुपए। तो क्या सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू यानी कि 225 वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट यानी कि 125 और 100 के बराबर नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट तो जीरो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट तो जीरो होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास सेल्स रेवेन्यू 225 है तो वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट यानी कि 125 और 100 के बराबर है हमारी एग्जांपल के हिसाब से। और क्या दो चीजें बराबर होती हैं बताना? और क्या दो चीजें बराबर होती हैं बताना? और क्या दो चीजें बराबर होती हैं बताओ? बताओ बताओ बताओ, और दो चीजें क्या बराबर होती हैं, जल्दी बताओ। सर ब्रेक इवन पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, यानी कि जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट पर, वो पूरी की पूरी उसकी वैल्यू और फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर जितनी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जितनी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, वो पूरी वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन भी एक दूसरे के बराबर होता है। आप हमारी एग्जांपल देखें, हमारी एग्जांपल में आपके पास कंट्रीब्यूशन 100 रुपये आ रहा है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो भी 100 रुपये आ रही है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें भी बराबर होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सर समझ गए कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है, और कुछ बताएं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनना। आपने अभी एक फॉर्मूला सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। आपने एक फॉर्मूला सीखा कि ब्रेक इवन पॉइंट की अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो अगर आपके पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, उसको आप 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सर, ये सीखा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है, लिहाजा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज के बराबर होती है। कैसी बात? देखो भाई, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पर ये पता है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंपनी की कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होती है। तो मैंने लिखा कि भाई फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। ये तीनों एक दूसरे के अगर बराबर है तो एक वीआईपी फॉर्मूला बन गया, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज।
हाँ भाई, टाइम पे ना पढ़ने वालों, कैसा दिया? चकरा गए ना? मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, हसद ना करो, मेहनत करो। सही है। टाइम पर पढ़कर आया करो, टाइम पर पढ़ा करो, जिस सीक्वेंस में लेक्चर है, और जब कहा जाए तमीज से पढ़ लो, वरना हवाई जहाज उड़ जाएंगे सारे। जाओ किसी बच्चे को बोलो कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। सही है। बेटा ये जो मैंने बातें करी है ना, ये ऐसी वीआईपी बातें हैं, और मैं तुम लोगों को इतना आगे का पढ़ाऊंगा ना। ये हम पता है कौन सा सवाल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विंटर 2013 क्वेश्चन नंबर 2 मैक। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था, और ये सीए के आखिरी मॉड्यूल एफ होता था। आखिरी मॉड्यूल, यानी कि बस ये पेपर के बाद आप क्वालिफाई हो गए, अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। मॉड्यूल ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से सीए के मॉड्यूल्स होते थे। तो ये जो हम सवाल कर रहे हैं ना, ये नन्हे पैकेट में चीज बड़ी है। सवाल देखो कितने मार्क्स का है। 7 मार्क्स का। पूछ क्या रहा है? घुमा दिया भाई। सही है। ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़े हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी पढ़े हैं, अभी तो हमने पढ़े हैं, अब इसको अप्लाई भी तो करना है। लेकिन यकीन मानो, अगर ऐसे सवाल आपने कर लिए और आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, दो दो तीन तीन चार चार बार सेम चीज कर ली, सेम सवाल कर लिए 2 बार 3 बार, ठीक है, तो बेहतरीन हो जाओगे। सही है। और फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी सीवीपी का सवाल जो है ना, वो मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने पिछले सवाल पर भी बहुत डिटेल से, बहुत सारी बारीकी से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे आपके साथ। मुझे पता था सवाल 10 मार्क्स का है, लेकिन मैंने 1.5 घंटा खींचा। आज भी सवाल 7 मार्क्स का है, लेकिन इस 7 मार्क्स के सवाल में हम 50 मार्क्स कवर कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? मैंने लिखा है फिक्स कॉस्ट अगर कंपनी की, किसी कंपनी की ढूंढनी हो ना, तो उसकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। और इस पूरे प्रोसेस का ऊपर मैंने एविडेंस भी आपको दिखाया है कि किस तरह से क्या चीज़ किसके बराबर और कैसे होती है, और एग्जाम्पल के जरिए समझा भी है। अच्छा सर, जो एग्जाम्पल आपने बनाई है उस पर ये जादू अप्लाई कर कर भी दिखाओ। देखो भाई, मिसाल के तौर पर कोई आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दे दे। हमारी एग्जाम्पल में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितनी है सर? 300 है। और बोले फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, तो आप 300 को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, भी हम ढूंढ चुके हैं, 66.67%। तो जनाब ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, तो ये आ गया आपके पास 100 रुपये। ठीक है। तो देखो, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से यही बन रहा। अच्छा, किसी को ये पीडीएफ की ज़रूरत हो और बाद में ये वीडियो देख रहा हो, बहुत सारे बच्चे तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन बाद में भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये सारा हिसाब किताब है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। अब आ जाओ वापस से इस सवाल के पहले पैराग्राफ पर। ठीक है जी। पहला पैराग्राफ जो है, अभी तक हम उधर ही हैं, हम उससे आगे नहीं गए। क्या लिखता था भाई? सर लिखता था ट्विंकल कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल्स ऑफ ₹120 million ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब हम यहाँ लिखते हैं करंट ईयर। कंपनी ये कह रही है कि करंट ईयर यानी कि मौजूदा साल, यानी कि अभी वाला जो साल है, उसमें हमारा जो सेल्स रेवेन्यू होगा ना, वो 120 होगा। ठीक है जी, 120 होगा, अच्छी बात है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%। अच्छा सर, सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो आ जाती है कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो कंपनी का आ जाता है प्रॉफिट। सर ये सीक्वेंस होता है। अब देखिए सवाल ने क्या बोला। सवाल ने बोला कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 120 मिलियन होगा। फिर वो ये कहता है कि द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%। कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो सेल्स रेवेन्यू का 20% होगी, यानी कि 120 का 20% ले लूँ। 120 का 20% ना, कितना आता है? 120 का 20% निकालिएगा। सर 120 का 20% आता है 24। 120 का 20% आता है 24। अच्छा सर, अगर 120 रुपये सेल्स रेवेन्यू है और 24 जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर 96 रुपीज़ की
वेरिएबल कॉस्ट होगी अभी वाली। या सर आप उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 120 को मल्टीप्लाई कर दो 80% से। आप 120 को मल्टीप्लाई कर दो 80% से। अगर आप 120 को 80% से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 120 को मल्टीप्लाई कर देते हो 80% से, तो भी आपके पास 96 ही आ रहा होगा। यानी कि जो आपका सेल्स रेवेन्यू है, उस सेल्स रेवेन्यू में से एक हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है, एक हिस्सा कंट्रीब्यूशन का है। 120 का 80% वेरिएबल कॉस्ट है और 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। या कभी भी किसी भी सवाल में आपको अगर सी एस रेशियो 20% दिया हुआ हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी सवाल का जो सी एस रेशियो है, अगर किसी सवाल का सी एस रेशियो 20% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 20% है, यानी कि टोटल सेल्स रेवेन्यू का 20% अगर कंट्रीब्यूशन होती है, तो उस सवाल का वी एस रेशियो जो है वो 80% होगा। यानी कि सेल्स रेवेन्यू का 80% जो है वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। हमेशा इन दोनों का एडिशन जो है वो 100 बनता है। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, वेयर एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एस्टिमेटेड एट 25%। बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या आप कंपनी की करंट फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो? क्या आप कंपनी की करंट फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो? कैसे? कैसे बताओगे? सर अभी आपने एक ताज़ा ताज़ा बेहतरीन सा फॉर्मूला पढ़ाया कि फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए कंपनी की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से, और इसकी पूरी लॉजिक हमने नीचे डिस्कस करी। तो जनाब कंपनी की, अच्छा रट्टा नहीं मानना, आप ये याद रखें, अगर आप रट्टा मारेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई इतनी एक्सटेंसिव है। क्या आपने चीजें समझ के जानी है, कोई ये याद ना रखे कि भाई ये फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, पहले उसकी लॉजिक समझो फिर ये याद करना। और लॉजिक के लिए पूरी बहुत सारी डिस्कशन करी है पिछले आधे घंटे में, वो आपने देखी है। अच्छा, कंपनी की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 24, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से। तो 1 - मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाए अगर, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जनाब 24 मल्टीप्लाइड बाई 75%, यानी कि कंपनी की करंट मौजूदा मौजूदा फिक्स कॉस्ट है वो 18 और 6 रुपए का प्रॉफिट। प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये मौजूदा हालात है जनाब, ये मौजूदा हालात है जनाब, ये मौजूदा हालात है। ठीक है जी, ये मौजूदा हालात हैं। जो कंपनी का करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल की बात करता है। ये करंट ईयर था, अब नेक्स्ट ईयर। द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइजेस बाय 5%। कंपनी की सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगी। कंपनी की सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगी। एंड प्लान्स टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स विगरसली टू इंक्रीज दी सेल्स वॉल्यूम। और कंपनी क्या करेगी कि जब सेलिंग प्राइस 5% से कम करेगी, जब सेलिंग प्राइस 5% से कम करेगी, तो सेलिंग प्राइस तो 5% से कम हो जाएगी। जब सेलिंग प्राइस कम होगी तो ज्यादा चीजें बिकेंगी, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो वो बोलता है कि सेल्स का जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ये हम नोट कर लेते हैं कि कंपनी के सेल्स रेवेन्यू में बदलाव आएगा। कंपनी का सेल्स रेवेन्यू अब 120 नहीं होगा। कंपनी का नया सेल्स रेवेन्यू 120 नहीं होगा। 120 जो है, हमने पिछले पास्ट पेपर्स में पढ़ा कि एक तो इसमें सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट लेना है जो कि 1.05 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर एक और किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, 1.05 नहीं, 0.95 ना, करेक्ट। 5% से, 5% से कम हो रहा है। 5% से जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो रही है, सेलिंग प्राइस 5% से कम होती है, तो पूरा सेल्स रेवेन्यू 5% से कम होता है। और फिर हमें किसी और फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कितने से इंक्रीज होगा ये हमें नहीं मालूम, तो बहरहाल यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। आगे लिखा हुआ है सैलरीज कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट। जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट होती है, उन फिक्स कॉस्ट में से 40% सैलरीज का होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनियन एग्रीमेंट एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इज टू बी गिवन टू ऑल स्टाफ। और यूनियन जो है, यूनियन यानी कि जो लेबर को डील करती है, उन्होंने आपसे ये कहा है कि जनाब आप स्टाफ की जो सैलरी है ना, वो 20% से इंक्रीज करेंगे, 20% से बढ़ा देंगे। ठीक है जी, 20% से बढ़ा देंगे।
तो जब हम सैलरी 20% से बढ़ाएंगे तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? बिल्कुल इंक्रीज होगी सर, आपकी फिक्स कॉस्ट बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो हम सबसे पहले तो कर लेते हैं एक फिक्स कॉस्ट की वर्किंग, क्या बोलते हैं? अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट की कैसी वर्किंग करें सर? देखिए जी, करंटली आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर करंटली मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 18 है। अब वो कहता है कि 18 के दो हिस्से हैं। अब वो कहता है कि 18 के दो हिस्से हैं। सर दो हिस्से क्या है? वापस से सैलरी, वापस से पैराग्राफ पढ़ते हैं। सैलरीज कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का 40% सैलरी है। तो 18 का 40% ले लो। 18 का 40% कितना बनता है? 7.2। 7.2 जो है वो सैलरी है, और बाकी 60% दीगर दूसरे फिक्स कॉस्ट के खर्चे हो गए। तो 18 का 60% ले लो। 18 का 60% जो बनता है वो 10.8 बनता है। 18 का 60% जो बनता है वो 10.8 बनता है। फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू द यूनियन एग्रीमेंट एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इज गिवन टू ऑल स्टाफ। सारे स्टाफ की सैलरीज को आप 20% से इंक्रीज कर दोगे। तो सर मैं जब स्टाफ की सैलरी को 20% से इंक्रीज करूंगा तो सिर्फ ये 7.2 वाला पोर्शन इंक्रीज होगा, 10.8 वाला नहीं होगा। आगे मेंशन भी कर दिया इसने कि अदर फिक्स कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट। तो मेरी जो नई वाली फिक्स कॉस्ट होगी ना सर, वो हो जाएगी 7.2 पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.2। किसी चीज को 20% बढ़ाना है तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये जो फिक्स कॉस्ट का 40% वाला हिस्सा था, हमें ये जो फिक्स कॉस्ट का 40% वाला हिस्सा था इसको 20% से बढ़ाना था, और बाकी हिस्से को नहीं बढ़ाना था। बाकी हिस्सा कांस्टेंट है, बाकी हिस्सा कांस्टेंट है। तो नई वाली फिक्स कॉस्ट क्या आ गई? 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 10.8, कितना आ जाता है सर? 19.44 आ जाता है। 19.44 आ जाता है। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट जो है वो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 और 10.8, क्योंकि जो सैलरीज वाली फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। क्या ये बात दिमाग में जाती है, खोपड़े में जाती है, भेजे में जाती है, समझ में आती है? 1.2 कैसे बेटा? अगर किसी चीज को 20% से इंक्रीज करना है तो उसको हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें सैलरीज का हिस्सा 20% से इंक्रीज करना था, एक तरीका है 7.2 प्लस 7.2 का 20%। एक तरीका है 7.2 प्लस 7.2 का 20%। इस तरीके से अगर चलोगे तो 7.2 प्लस 7.2 का 20% ऐसे कर लो। ठीक है। या दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि मुझे 7.2 को 20% से इंक्रीज करना था तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब नया वाला पीएनएल बनाते हैं। उसका कुछ सेल्स रेवेन्यू होगा, उसकी कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी, उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन होगी, उसकी कुछ फिक्स कॉस्ट होगी, उसका कुछ प्रॉफिट होगा। और सर मुझे ये पता चल गया कि नए साल में या नेक्स्ट ईयर में कंपनी की फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 19.44 होगी। कंपनी की फिक्स कॉस्ट 19.44 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, मुझे काइंडली बताइएगा कि क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 19.44 होगी। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होगी, कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 19.44 होगी। इसमें आई होप कि आप में से किसी को भी कोई भी इशू नहीं होगा। क्या बता दूं भाई, एक मिनट। जो आपने बताया था कि ये दोनों साइड बाय साइड है, वो बेटा वो तो मैं जौहर पहुंच गया और तुम बोल रही हो कि जमशेद रोड पर मेरी जूती गिर गई है, बाइक वापस मोड़े। तो वो तो मुनासिब बात नहीं है, बहुत पीछे की बात है वो। तो एक काम करो, तुम ज़रा रिकॉर्डिंग में देखना। वो तो मैंने ये कहा था कि सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन साथ साथ चलते हैं, एक ही रेशो में इंक्रीज हो रहे होते हैं।
अगर कोई और चेंज ना हो तो। चलिए जी, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, सुनना जरा गौर से। अच्छा देखो, इस सवाल में रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एक चीज लिखी हुई है, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम that the company should achieve so as to maintain a margin of safety of 25%। यानी कि कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी 25% है। कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी 25% ही है। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। इससे हम कंपनी की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं यहाँ पर जरा फॉर्मूला लिखता हूँ। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम है कि 19.44 है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सवाल ये कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज जो है वो 25% ही रहेगी। तो मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ढूंढ लेता हूँ। मैं पहले 1 में से 0.25 को माइनस करता हूँ, और 19.44 को डिवाइड कर देता हूँ आंसर से, तो मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 25.92 आ जाती है। जो मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, जो मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, वो 25.92 है। 25.92 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू 25.92 होगी। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू 25.92 होगी। सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया है, वही वाला तरीका कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। और उसमें जो जो चीजें पता थी वो मैं यहाँ पर पुट इन करता गया। अगर वो प्रॉफिट भी पूछ लेता ना तो बड़ा मसला नहीं था। 25.92 माइनस 19.44, यानी कि 6.48। लेकिन एनीवेज उसने प्रॉफिट पूछा नहीं है। एनीवेज उसने प्रॉफिट पूछा नहीं है। बहरहाल अगर पूछता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये आपके पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गई, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 25.92 आ गई। इसमें भी आई होप कि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम इससे ऊपर चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू की तरफ जाना है। ठीक है, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाना है, और हमें सेल्स रेवेन्यू की तरफ जाना है। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, और सेल्स रेवेन्यू की तरफ जाना है। यहां तक पहले आप लोग मुझे क्लियर कर दो कि कोई मसला है या नहीं। ठीक है जी, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसी की वजह से जो है ना वो मैं बड़ा मोहतात होकर जो है ना वो चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब हम और आगे की बातें करते हैं। देखिए अब है ना, आपका जो सी एस रेशियो है ना, वो रिवाइज हुआ है। कैसे रिवाइज हुआ है ये जरा मैं बताता हूँ। सी एस रेशियो रिवाइज इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने जो अपनी सेलिंग प्राइस है ना बेटा, वो सेलिंग प्राइस चेंज कर दी है। जब सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो सी एस रेशियो चेंज होता है। अच्छा, अभी आपका जो सी एस रेशियो है, बल्कि इसको यूं लिख लेते हैं। एक हम लोग जो है ना वो कर लेते हैं करंट ईयर, और एक कर लेते हैं न्यू ईयर।
या नेक्स्ट ईयर। करंटली आपका सी एस रेशियो 20% है, करंटली आपका वी एस रेशियो 80% है। अच्छा, इसका सर मतलब ये हो गया कि अगर मैं अभी कोई चीज 100 की बेचता हूं ना, अगर मैं अभी कोई चीज 100 की बेचता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? सर वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 80 होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 होती है, और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू होती है वो 20 होती है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें दी हुई है ना। करेंटली आपका सी एस रेशो 20% है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो है वो 80% है, तो अगर कोई चीज 100 की बेचते हो तो 80 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 रुपए। ये करंट चल रहा है। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है सर? अब सवाल के बीच वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइसेस बाय 5% and plans to market its product vigorously to increase the sales volume। यानी कि अब कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देगी। यानी कि जो चीज पहले 100 की बिकती थी अब वो कितने की बिकेगी? जो चीज पहले 100 की बिकती थी अब वो कितने की बिकेगी? सर 95 की बिकेगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या 5% कम होगी? वेरिएबल कॉस्ट क्या 5% कम होगी, हाँ या नहीं? वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगी भाई 5% से कम? बिल्कुल नहीं होगी। अगर पहले चीज एक चीज मुझे मार्केट से 80 की मिलती थी, मैं 100 की बेचता था। अब मैं अगर 95 रुपीज में बेच रहा हूं तो बाजार से तो वो 80 रुपए की ही मिल रही होगी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी चेंज होगी भाई, क्या करते हो? इसीलिए मैं कहता हूँ हर रिकॉर्डिंग को बार बार देखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने कहा था कि ये चीजें साथ साथ चलती हैं बेटा। वहां पर था सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। जब यूनिट्स कम या ज्यादा होंगे तो सारी चीजें उसी रेशियो में कम ज्यादा होंगी। यहाँ पर यूनिट्स कम या ज्यादा नहीं हो रहे हैं, अकल लगाओ। एक चीज आप जो 100 की बेच रहे थे अब वो आप 95 में बेच रहे हो। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि पहले एक चीज बेच रहे थे अब दो चीजें बेचोगे, या पहले दो चीज बेच रहे थे अब एक चीज बेचोगे। हाँ, उस केस में तो अगर लेट से 100 में दो चीजें बेचता था तो अब 50 की एक बेचूंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 80 के बजाय 40 हो जाएगी, और कंट्रीब्यूशन भी 20 के बजाय 10 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस कम करी जा रही है, यहाँ पे तो चीज ही सस्ती करी जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब चीज हो जाएगी 95 की, वेरिएबल कॉस्ट 80 ही रहेगी, और कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 15 हो जाएगा। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस के कम होने की वजह से, सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम हुई, सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। कंट्रीब्यूशन भी 5 रुपए से कम हो गई, कंट्रीब्यूशन भी 5 रुपए से कम हो गई। परसेंटेज नहीं है, रुपए हैं 5। ठीक है। तो अच्छा, अगर यूनिट्स कम या ज्यादा होंगे तब फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट हाँ बिल्कुल करनी होगी आशा। अच्छा, अब क्या होगा सर? अब जो है ना आपका सी एस रेशो हो जाएगा। देखिए सी एस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो अब आपका नया वाला जो सी एस रेशो है ना वो है 15 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, यानी कि 15.79%। 15.79%। और अब आपका जो वी एस रेशो है वो है 80 डिवाइडेड बाई 95। 80 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100%, यानी कि 84.21। 84.21%। आप देखिए अगर सेलिंग प्राइस कम हो रही है ना, अगर आप 100 वाली चीज अब 95 में बेच रहे हो तो आपका जो सी एस रेशियो है और जो आपका वी एस रेशियो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, अब क्या करें? अब जरा गौर से सुनिएगा।
अब आपके पास नए वाले पीएनएल में 25.92 की कंट्रीब्यूशन है, सही है ना। अच्छा, आपको पता है कि अगर सी एस रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेल्स रेवेन्यू से तो कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ये हमने अपनी पिछली पढ़ाई में पढ़ा है। तो अब सर नया वाला जो सी एस रेशो है वो कितना है? 15.79%। सर सेल्स रेवेन्यू हमें ढूंढना है, बिल्कुल। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितनी है? 25.92। तो नया वाला सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 25.92 डिवाइडेड बाई 15.79%। ये बन जाता है आपका 164.15। 164.16 कर लेते हैं। आया समझ कुछ? ठीक है। अगेन देखो, हमने जो सी एस रेशो का फॉर्मूला है, सी एस रेशो को अगर सेल्स रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाती है, उसकी मदद ली और हमें ये पता चल गया कि जनाब अब जो आपकी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू होगी वो 164.16 होगी। देखें, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू भी आ गई 164.16। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 164.16 माइनस 25.92 यानी कि 138.24। 138.24। और आप ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 164.16 का वी एस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। वी एस रेशो आपका 84.21% था, इसे मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता। गया कुछ खोपड़े में? ये आपका नए साल का, ये आपका नए साल का या नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कुछ अकल में बैठी बात? कुछ अकल में बैठी बात। अच्छा, अब आते हैं हम सवाल पर। देखो, पिछला सेल्स रेवेन्यू कितना था? पिछला सेल्स रेवेन्यू कितना था सर? 120। नया वाला सेल्स रेवेन्यू कितना है? नया वाला सेल्स रेवेन्यू है 164.16। इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू जो है उसमें चेंज आया है। और वो चेंज क्यों आया है? एक तो सेलिंग प्राइस 5% से कम हो गई और एक सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज होना और प्राइस का इंक्रीज होना, इसकी बहस मैंने जो पिछला सवाल करवाया था उसमें करी थी। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करंट ईयर सेल्स रेवेन्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई किया होगा 1.05 से। 1.05 से क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो थी, सॉरी, 5% कम करी थी ना। 5% कम करी थी सेलिंग प्राइस। तो हमने करंट ईयर का सेल्स रेवेन्यू जो है उसको मल्टीप्लाई किया होगा 1 प्लस, या फॉर्मूला बना देते हैं, 1 प्लस परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रही है ना। 1 - 5% और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 1 + X% इज इक्वल्स टू न्यू या नेक्स्ट ईयर्स सेल्स रेवेन्यू। पिछले साल का जो सेल्स रेवेन्यू था उसमें सेलिंग प्राइस कम हुई तो हमने उसको 0.95 से एक बार मल्टीप्लाई करना। ये सेलिंग प्राइस जो 5% से डिक्रीज हुई उसका इम्पैक्ट है। और एक बार हमने उसको जो है वो किसी और रेशो से मल्टीप्लाई करना है जिस परसेंटेज में उसकी वॉल्यूम का इंक्रीज आया है। तो नया वाला आपके पास जो सेल्स रेवेन्यू है जो कि 164.16 है वो आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर ये क्या किया है, ये हमें समझ नहीं आया। तो बेटा, इसकी डिस्कशन हमने बिल्कुल ही लास्ट वाले वीडियो लेसन में करी थी। इसकी डिस्कशन हमने बिल्कुल लास्ट वाले वीडियो लेसन में थोड़ी सी करी थी। मैं ज़रा इसकी छोटी सी एग्जांपल भी बना देता हूँ कि लेट से सेलिंग प्राइस है, यूनिट्स है और सेल्स रेवेन्यू है। और जल्दी से करूँगा क्योंकि डिटेल में हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेट से अभी आप 100 रुपये का एक यूनिट बेचते हो, 5 बेचते हो तो आपका सेल्स रेवेन्यू 500 होता है। लेट से आपकी सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए, आपकी सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए और यूनिट्स आप 5 ही बेचो तो आपका सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज होती है तो सेल्स रेवेन्यू भी 10% से इंक्रीज होता है, या पुराने वाले सेल्स रेवेन्यू को अगर आप 1 + 10% से या 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया वाला सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। दूसरी चीज, अगर लेट से सेलिंग प्राइस 110 रुपये ही रहे, अगर लेट से सेलिंग प्राइस 110 ही रुपये ही रहे, और यूनिट जो है वो पहले 5 बेचते थे, अब आप लेट से 5 को जो है वो 200% से चलो इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि अब अगर आप 15 यूनिट्स बेच रहे हो, अब अगर आप 15 यूनिट्स बेच रहे हो, यानी कि आपके जो यूनिट्स है वो 200% से इंक्रीज हुए हैं, तो आपका जो नया सेल्स रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 110 × 15 यानी कि 1650। आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी 200% ही इंक्रीज होगा। पिछला वाला सेल्स रेवेन्यू लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 + 200% से। तो 200% का मतलब 2 होता है, 2 + 1 जो है वो 3 होता है, और 3 जब 550 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1650 आएगा। इसका मतलब जितने से सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, रेवेन्यू भी उतने से इंक्रीज होता है। जितने से यूनिट्स इंक्रीज होते हैं जितने परसेंट से, उतने ही परसेंटेज से सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और अगर दोनों इंक्रीज हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम यहाँ आते हैं, सेलिंग प्राइस भी 10% इंक्रीज हो गई, और साथ में जो यूनिट्स जो हैं वो भी लेट से आप कह लो कि 8 पे चले गए। 8 पे जाने का मतलब है 60% से इंक्रीज होगा। तो आपका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 110 × 8 यानी कि 880 होगा। तो आप देखिएगा कि अगर आप पुराने वाले सेल्स रेवेन्यू और नए वाले सेल्स रेवेन्यू को लिंक करना चाहते हो तो 500 को अगर आप 1 + 10% या 1.1 से सेलिंग प्राइस के इंक्रीज के लिए और 1.6 यूनिट्स के इंक्रीज के लिए अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपका जो है ना वो 880 ही बनता है। आपका ये 880 रुपये ही बनता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पिछले सेल्स रेवेन्यू को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज का इंक्रीज और यूनिट्स के परसेंटेज के इंक्रीज से मल्टीप्लाई करोगे तो नया सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से इस सवाल में आपके पास ये पिछला सेल्स रेवेन्यू था, सेलिंग प्राइस 5% से कम हुई, जब कम होती है तो 1 - 5%, इंक्रीज होती है तो 1 + 5%, और यूनिट जो है वो X% से इंक्रीज डिक्रीज हुए, वो हमें नहीं मालूम कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, तो नया वाला सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम 120 को मल्टीप्लाई कर दे 0.95 से तो 114 आता है। ठीक है जी। ज़रा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 114 मल्टीप्लाइड बाई 1 + X% इज इक्वल्स टू 164.16। 164.16 डिवाइडेड बाई 114 - 1। तो यूनिट्स का जो इंक्रीज की परसेंटेज आ रही है वो मेरे ख्याल में 44% आ रही है। ठीक है जी, कोई चेक कर लीजिएगा। मैं ज़रा देखता हूँ 120 × 0.95 × 1.44। बिल्कुल 44%। यूनिट्स के इंक्रीज का इम्पैक्ट जो है ना वो 44% है। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसने हमसे क्या पूछा था कि भाई जो आपके यूनिट्स हैं वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, तो मेरा जवाब होना चाहिए कि 44% से यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं। 44% से यूनिट्स का इंक्रीज आया है। 44% से यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं। ये इस सवाल का फाइनल जवाब है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी और इससे रिलेवेंट वीडियो जो है उसको देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे करने की ज़रूरत आप लोगों को है। सर इसको ज़रा थोड़ा और समझा दें कि 44% कैसे। देखें, एज्यूम कर लें कि अभी आप एक चीज़ 100 रुपये की बेचते थे, ठीक है ना, और आप बेच रहे थे 1.2 चीज़ें। ये यूनिट्स है, ये सेलिंग प्राइस है। तो जो मेरा सेल्स रेवेन्यू आ रहा था वो आ रहा था 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 यानी कि 120। सही है जी, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद लेट से आपने सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से कम कर दी, तो एक चीज़ अब आप 95 की बेचते हो। यूनिट सोल्ड जो है वो 44% से इंक्रीज हो गए। यूनिट सोल्ड जो है वो 44% से इंक्रीज हो गए। तो 1.2 को 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब आप 1.728 यूनिट्स बेच रहे हो। अब आप 1.728 यूनिट्स बेच रहे हो, 44% से यूनिट्स को इंक्रीज कर दो। तो आप देखो 95 मल्टीप्लाइड बाई 1.728 जो है ना वो बनता है 164.16। ये गेम इधर चल रहा है।
आपको ये बताना था कि यूनिट्स क्या कितना चेंज है। कितने बच्चे ऐसे हो कि जिनको 70-80% बातें समझ में आई। ये सवाल जो था बड़ा टिपिकल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें हैं कि हमें 7 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लग गया, और आप इसको रिवाइज करोगे, रिकैप करोगे, देखोगे, तब जाकर ये आपके पल्ले पड़ेगी सारी बात। लेकिन मुझे चाहिए काइंडली कंफर्म करें, कोई ऐसा जिसको 60% भी समझ नहीं आया, कोई ऐसा जिसको 60% भी समझ नहीं आया। सही है। जिसको देखो कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अगर ऐसा नहीं हो सकता 100% बातें आपको एक ही बारी में समझ आए, लेकिन जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई, आप अगर मैंने ये सवाल 1-1.5 घंटे में करवा रहा हूँ ना, तो आपने इस पे 3-4-5 घंटे लगाने। आप 4 सवाल सीवीपी के करें, लेकिन ऐसे शानदार करें कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो, तो आप बिल्कुल आप समझे एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई डंडी नहीं माननी, कोई शॉर्टकट नहीं मानना। आपने वीडियो 5-5 मिनट देखकर और चीज़ों को कॉपी करते रहना है, ये मैं बता दूं। ठीक है। कोई डंडी नहीं माननी, कोई शॉर्टकट नहीं मानना। 5 मिनट देखा, कॉपी किया, समझा, फिर 5 मिनट देखा, कॉपी किया, समझा, फिर 5 मिनट देखा, कॉपी किया, समझा। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका था, जरा जरा उसको भी मैं हाईलाइट कर दूं ब्रीफली। देखिए, एक और तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता था रेशियोज की मदद से, जिसमें मैं एग्जिस्टिंग रेशियोज और रिवाइज रेशियोज कैलकुलेट करूं। ये मेथड थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा, फिर आप इसको रिकैप करिएगा। देखिए, करंटली 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 अगर मैं कोई चीज़ 100 की बेचता हूँ, करंटली अगर कोई चीज़ मैं 100 की बेचता हूँ, ये ज़रा क्विक क्विक कर रहा हूँ, हाँ मैं क्विकली कर रहा हूँ। करंटली अगर कोई चीज़ मैं 100 की बेचता हूँ ना, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो 80 होती है, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 20 होता है। ठीक है जी। और मेरी जो फिक्स कॉस्ट होती है, मेरी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कैसे आएगी? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। मैं रेशियोज बना रहा हूँ, रेशियोज बना रहा हूँ, रेशियोज। करेंटली अगर कोई चीज़ 100 की बिकती है, तो 80 वेरिएबल कॉस्ट होती है, 20 कंट्रीब्यूशन होती है, और फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो 15 होती है। रेशियोज के हिसाब से, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, रेशियोज के हिसाब से। अगर अगर 100 रुपए की चीजें बेचता, तो क्या चीज कितनी होती। फिर मैं इसमें चेंजेस जो है ना, वो यहाँ पर प्लग इन कर दूं, कि भाई 100 वाली चीज अब मैं 95 की बेचूंगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80 ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन अब 15 हो जाएगी। अच्छा, नई वाली फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मार्जिन और सेफ्टी बाद में भी 25% है, तो 15 × 1 - 25% ही रहेगा। यानी कि 15 × 0.75 ही होगा, यानी कि 11.25 ही होगा। और अगर ये 11.25 ही होगा, तो 15 - 11.25, यानी कि ये जो एंड वाली चीज़ है, ये 3.75 प्रॉफिट बच जाएगा। ये मैंने रेशियोज बना लिए चेंजेस के साथ। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे? फिर आपने वही फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की वर्किंग तो आपने बड़े आसानी से ऐसे कर ली। सुनिएगा जरा गौर से, 120 का सेल्स रेवेन्यू है, बिल्कुल 120 रुपए का सेल्स रेवेन्यू है। 120 का जो सेल्स रेवेन्यू है, आप अगर फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप जो है वो वही वाला चेंजेस देख लें कि क्या क्या है पहले तो। ठीक है ना? ट्विंकल कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल्स ऑफ 120 million during the current year. The contribution margin is expected to be 20%, whereas the margin of safety is estimated at 25%. देखिए, करंट जो आपका सेल्स रेवेन्यू वो 120 है। अब इन रेशियोज को इस्तेमाल करें, इन रेशियोज को इस्तेमाल करें। एग्जिस्टिंगली अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट उसका 80% है, कंट्रीब्यूशन उसका 20% है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? सेल्स रेवेन्यू का 15% है, सेल्स रेवेन्यू का 15% है। देखिए, आपने एक रेशियो बना लिया ना कि यार अगर सेल्स रेवेन्यू 100 होगा, तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 80 होगी, मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 20 होगी, मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 15 होगी। तो फिक्स कॉस्ट के लिए आप क्या करें? आप 120 का 15% लें। 120 का 15% इस रेशियो के हिसाब से अगर आप चले हैं, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। जब आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, उसका 40% वो वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जिसको आपने 20% से बढ़ाना है।
और 120 का 15% आपकी वो वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और उसका 60% वो वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जिसको आपने नहीं इंक्रीज करना है। अब ये मैं रेशियोज के हिसाब से चल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग रेशियोज के हिसाब से। अगर सेल्स रेवेन्यू 100 होता तो फिक्स कॉस्ट 15 होती, यानी कि 15% होती, सेल्स रेवेन्यू का 15% फिक्स कॉस्ट होती। तो करंट सेल्स रेवेन्यू का 15% फिक्स कॉस्ट आई, उसका 40% वो वाली फिक्स कॉस्ट आई जो इंक्रीज हो रही है 20% से। और करंट सेल्स रेवेन्यू का 15% वो फिक्स कॉस्ट है जो चेंज नहीं हो रही है, 60% लेकर जो चेंज नहीं हो रही है। तो आप देखें 120 इंटू 0.15 इंटू 0.4 इंटू 1.2 प्लस 120 इंटू 15% इंटू 0.6, ये आपके पास 19.44 आ जाता है। और ये वही आ रहा है, ये वही वैल्यू आ रही है जो हमने भी कैलकुलेट करी थी। ये डिफरेंट मेथड है, कुछ लोगों को ये ज्यादा आसान लगेगा, कुछ लोगों को ये ज्यादा मुश्किल लगेगा। तो आप सोच लीजिएगा कि भाई आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है। इससे आपने फिक्स कॉस्ट निकाल ली किन रेशोज की मदद से, इन रेशोज की मदद से आपने फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। फिर सर फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये किया कि देखिए फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती ना, फिक्स कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती। पहले जब सेल्स रेवेन्यू 100 था रेशोज के हिसाब से, तो फिक्स कॉस्ट उसके 15 हिस्से थी। अब फिक्स कॉस्ट 19.44 है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 19.44 है। अब आपका जो नया सेल्स रेवेन्यू होगा वो कैसे आएगा, 19.44 इज नाउ रिप्रेजेंटिंग 11.25 पोर्शंस। तो 11.25 से डिवाइड करो और सेल्स रेवेन्यू पे जाने के लिए 95 पोर्शन से मल्टीप्लाई करो। 19.44 डिवाइडेड बाई 11.25, एक पोर्शन की वैल्यू आ गई 19.44। अब 11.25 पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 95 से मल्टीप्लाई किया तो 95 पोर्शंस की वैल्यू आ गई, यानी कि सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। तो 19.44 डिवाइडेड बाई 11.25 मल्टीप्लाइड बाई 95, ये आ जाता है आपका 164.16। आपको याद होगा हमारा सेल्स रेवेन्यू भी इतना ही आ रहा था। ठीक है जी। अच्छा, फिर प्रीवियस ईयर की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू कितनी है सर, 120 है। सेलिंग प्राइस 5% से कम हुई है। सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट क्या होगा, सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट ये होगा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता और सेलिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होती, तो सेल्स रेवेन्यू 114 पर चला जाता। देखिए बात वापस से सुनिएगा, अगर 120 का सेल्स रेवेन्यू है और सेलिंग प्राइस 5% से कम हुई है, तो ये सेल्स रेवेन्यू 114 पर चला जाना चाहिए, ये सेल्स रेवेन्यू 114 पर चला जाना चाहिए। बट गया कितने में, 164.16 पर। इसका मतलब ये हो गया कि 120 मल्टीप्लाइड बाई 95%, ये तो आपके पास सेलिंग प्राइस के डिक्रीज की वजह से है, लेकिन नया सेल्स रेवेन्यू 164.16 है। तो अब इवेंचुअल जो बकाया इंक्रीज है, अब इवेंचुअल जो बकाया इंक्रीज है भाई 114 के बजाय 164.16 है, तो ये जो इंक्रीज है ये आपका वॉल्यूम की वजह से होगा। 164.16 माइनस 114 डिवाइडेड बाई 114 इंटू 100, ये आता है 44%। आ गए हम आंसर पर 5 मिनट के अंदर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मेथड जो है ना समझना उसके बस की बात है जिसकी रेशियोज पे बहुत अच्छी ग्रिप है, और जिसको मैथ्स जो है ना वो पसंद तो है, और लॉजिकली उसने समझी भी है। ये क्विक वाला मेथड था, यही सवाल 5 मिनट में सॉल्व कर दिया रेशियोज बनाकर। इसके लिए आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये मेथड भी आप समझने की कोशिश करिएगा। इस लेसन को भी 10 बार देखिएगा, 20 बार देखिएगा, एक एक लफ्ज और एक एक सेंटेंस और एक एक बात को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले ये वाला मेथड जरूर अप्लाई करिएगा जो मैंने पहले आपसे डिस्कस करा है। इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने ये बहुत अच्छे से नोट करने हैं। यहाँ पर मैं क्लास को एंड करता हूँ। काइंडली इस सवाल को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर्स के लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।